हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में जो फ्रेंड्स आपके एक एग्ज़ाम हुआ था उसका फ्रेंड्स पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक मैं बात आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम पे बैठने से पहले फ्रेंड्स आपकी तैयारी हो या ना हो, उससे पहले आपको फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अनुमान होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम पे जो है किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ये अनुमान हो जाएंगे कि आपके साइंस के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स एक एक करके एनालिसिस करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी होंगे आपके, जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपको इस सेशन के माध्यम से बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्राप्त होगी। जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था फ्रेंड्स आपके तीसरा क्वेश्चन। ये ग्रुप डी के एग्जाम में फ्रेंड्स आपको एक तरह से आपके साइंस के क्वेश्चन और ना ही एक तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, बल्कि मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कहीं साइंस मिलेंगे, कहीं मैथ्स मिलेंगे, कहीं रीजनिंग मिलेंगे, कहीं करंट अफेयर सवाल मिलेंगे। यानी कि फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स आपको हर तरह के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो फ्रेंड्स आपके स्पेशली साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रुप डी के एग्जाम पे साइंस क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि फ्रेंड्स साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके 25% कवर कर देता है, जो जीके जीएस का क्वेश्चन कवर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे। अगर कोई पिंड है, अगर रूपांतरित गति में है और वह एक वक्र पथ पर, यानी कि फ्रेंड्स कोई वस्तु है और ये अपने वक्र पथ पर इस तरह से गति कर रहा है, तो इस गति को क्या कहेंगे। इसको राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी वक्र रेखीय गति कहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ जो है कोई कण जो है प्रत्येक स्थिति में जो है अपने वक्र की ओर घूम रहे हैं, यानी वक्र पथ पर घूम रहे हैं, ना कि ये फ्रेंड्स सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति आपके एक सीधी रेखा में होती है, तो ना ही इस पे है। जबकि एक सरल आवर्त गति फ्रेंड्स, आप अगर कोई इसे डोरी बांधकर इस तरह से दोनों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं, तो इस तरह की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। और इन्हीं गति का एक अन्य रूप आवर्ती गति होते हैं, नहीं ये होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु घूम रही है तो उस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, अपने वक्र रेखीय गति कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा सातवां क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत परिपथ यानी कि कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ जो होते हैं फ्रेंड्स, अपने घरों में जो बिजली सप्लायर का काम देखा होगा या फिर यूज़ किया होगा, तो उसमें देखा होगा कि बिजली कनेक्शन जो है आपके दो प्रकार से लगाए जाते हैं। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, एक आपके होते हैं समानांतर श्रेणी में और एक होते हैं आपके श्रेणी क्रम में। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत परिपथ कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं, तो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक होते हैं आपके समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 12वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। आपके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये आपके किसके प्रकार हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। कहीं कहीं सवाल ये भी आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स आपके साइंस से संबंधित कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, तो उसमें भी आपके राइट आंसर हो जाता है आपके यांत्रिक ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं, तो आपके यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 26वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने के दौरान निम्न में से किसमें हमेशा वृद्धि होता है। यानी कि फ्रेंड्स आपके जो आवर्त सारणी होते हैं उसमें फ्रेंड्स आप एक ही समूह में यानी एक ही वर्ग में आप अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा कौन सा गुण है जो हमेशा वृद्धि को दर्शाती है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मकता गुण, धात्विक गुण। धात्विक गुण जो होते हैं आपके तत्वों में, वो एक ही समूह में जो है ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि होती है। इनके अलावा भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप अगर एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसके पदार्थों का आकार जो होगा, यानी तत्वों का जो आकार होगा, उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। और विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो विद्युत ऋणात्मकता भी धीरे धीरे वृद्धि होने को आपको देखने को मिलेगा एक ही समूह में। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग में जो है ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला 27वां क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपके एग्जाम पे जो है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके न्यूमेरिकल बेस पे पूछे जाएंगे, यानी फॉर्मूला बेस पर पूछे जाएंगे। 27वां क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, इस पर जी का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो ये न्यूमेरिकल से बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है आपके जी बराबर एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। जी बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं, जी बराबर बड़ा जी एम अपॉन
आर स्क्वायर, ये आपके एक फॉर्मूला होते हैं। इसमें से क्या बुलाया गया फ्रेंड्स आपके कि ग्रह की त्रिज्या, ये हो जाएंगे आपके ग्रह की त्रिज्या, और द्रव्यमान ये हो जाएंगे आपके द्रव्यमान। पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान को आधे कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जी को नियतांक रहने देना है, एम को बोला आधी कर देना पड़ता है, तो एम को आधी कर दिए। उसके बाद बोला है त्रिज्या को आधी कर दिया जाता है, तो आर अपॉन 2 को वर्ग कर देंगे। ये इतना आपको करना है जो जितना जितना बोला है। अब इसमें क्या निकल के आएंगे, हमें जी प्राप्त होंगे, और क्या बोला एम का एम ही रहेंगे, और कितना है 2 है, और ये कितना हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग है। अब इसमें फ्रेंड्स थोड़ा गौर कीजिए, इसमें जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ। अब इसको समीकरण को हल करने पर इसको थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होंगे। तो इसको जो अब हल करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीपल आएंगे, और ये 4 जो है अपने ऊपर आ जाएंगे। तो क्या हमें प्राप्त होंगे, जी 4m अपॉन, इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसके बाद क्या प्राप्त होंगे हमें, नीचे आर का स्क्वायर प्राप्त होंगे, और नीचे 2 प्राप्त होंगे। तो आप इसमें से देखिए फ्रेंड्स, इसमें जी एम शामिल है और आर स्क्वायर शामिल है, जो हमारे मूल सूत्र में शामिल था। ये जो हमारा मूल सूत्र है ये हमारा शामिल है। तो अब इसके बदले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, जी यूज कर लेंगे। जी यूज कर लिया, जो इसके बराबर ये था इसको रखा। उसके बाद जो है हमारा इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे, यानी 2g हमें प्राप्त हुआ। अब 2g में से फ्रेंड्स अब हमें जो है 2g तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ हमें नंबर पे आंसर दिए गए, तो इसको मैं बताता हूँ। 2g, अगर 2g है आपके पास फ्रेंड्स, तो 2g में जो क्या करना होगा, 2g है आपके पास। अब इन्हीं में से फ्रेंड्स आपके गुरुत्वजनित त्वरण है ये, तो गुरुत्वजनित त्वरण का मान कितना होता है फ्रेंड्स, आपके 9.8 होते हैं, और इन्हीं 9.8 को क्या करना है, आपको 2 से मल्टीपल कर देना है। इस तरह से आपके क्या निकल के आ जाएंगे, 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, यानी 19.6 हो जाएंगे। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, आपके इस तरह के भी एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जी बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं, गुरुत्वजनित त्वरण बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक अपॉन एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जी एम बटे आर स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। निम्न में से मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से आपके आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या फिर साइनोलॉजी। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 37वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन से है हमारा, दिमित्री मेंडेलीफ ने क्या तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको आवर्त सारणी से रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम पे जो है फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, दिमित्री मेंडेलीफ ने क्या तैयार किया था। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी दिया था, यानी कि इनका संबंध जो है मेंडेलीफ साहब ने इसने आवर्त सारणियों को प्रदान किया था, यानी सबसे पहले मेंडेलीफ के द्वारा ही आवर्त सारणी दिया गया था, और मेंडेलीफ ने ही आपके द्रव्यमान के अनुसार यानी क्रम में आपको आवर्त सारणी का निर्माण किया था, यानी कि तत्वों का जो वर्गीकरण किया था मेंडेलीफ साहब ने आपके तत्वों के द्रव्यमान के आधार पर किया था, इसीलिए इसका संबंध हो गया रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी, यानी आवर्त सारणी दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 38वां क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। और 7 से जस्ट आप फ्रेंड्स नीचे की ओर आते हैं, यानी कि कम की ओर आते हैं, 6 5 4 3 2, इस तरह में फ्रेंड्स आपको अम्लीय गुण देखने को मिलेंगे। और जब 7 से आप अधिक की ओर जाते हैं 14 तक, 8 9 10 11 इधर जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपके क्षारीय गुण देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 43वां क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 43वां क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से संबंधित, पूछा गया था आपका कि बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कौन कार्य करता है। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कौन कार्य करता है। ऑप्शन से आपके बीजांड, अंडाशय, भ्रूणपोष या फिर युग्मनज। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है आपके बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 45वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पादप जगत से ये क्वेश्चन है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो फ्रेंड्स आपके हरित लवक कहे जाते हैं, और हरित लवक जो है फ्रेंड्स आपके केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 54वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके मात्रक से रिलेटेड, ऐसा मात्रक से रिलेटेड आपको एग्जाम पे जो जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की प्रबलता। अगला क्वेश्चन है हमारा 52वां क्वेश्चन, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं।
आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जीनोटाइप कहते हैं। इसमें याद रखने का तरीका फ्रेंड्स, जीन से ही ध्यान रखिएगा, जीनोटाइप यानी जीनोटाइप में ही आपके नाम छुपा हुआ है, यानी आंसर छुपा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जीनों के समूह को, आनुवांशिक लक्षणों को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 54वां क्वेश्चन, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जाता है, यानी किस नियम के आधार पर समझा जाता है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, कौन से नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है आपके रॉकेटों का उड़ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 58वां क्वेश्चन। 58वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके साइंस से रिलेटेड। 58वां क्वेश्चन है हमारा, एल्काइन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र क्या है? यानी कि फ्रेंड्स आपके साइंस के जगह में फ्रेंड्स आपके 3 ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम पे पूछने ही जाने हैं, जो फ्रेंड्स आपके एल्केन ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप का और एल्कीन ग्रुप का, वो ऐसे 3 सूत्र होते हैं जो फ्रेंड्स आपको तीनों में से एक ना एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके इनमें से पूछा गया आपके एल्काइन का सूत्र कौन से हैं? तो इनके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2, ये होते हैं आपके एल्काइन का सूत्र। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स आपके एल्केन की, अगर बात करें एल्केन के सूत्र जो होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं आपके CnH2n+2, यानी ये हो जाएंगे आपके एल्केन ग्रुप का सूत्र। और वहीं बात करें फ्रेंड्स एल्कीन ग्रुप का, एल्कीन ग्रुप की अगर सूत्र की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वो हो जाएंगे आपके, राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, CnH2n, ये आपके एल्कीन ग्रुप का सूत्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 3 ही ऐसे सूत्र होते हैं जो आपके एग्जाम पे ज़्यादा मात्रा में रिपीट करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 61वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जीनोन 6। ये जो फ्रेंड्स आपके जीनोन 6 हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधे लिखा गया है। इन्हीं में जो है फ्रेंड्स आपको सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक विद्युत धन तत्व आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 0.1 सेकंड तक बना हुआ रहता है। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस जो बनेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखिएगा आपके इस ऑप्शन को इस तरह भी लिखे दिए जाते हैं, यानी 1/10 रख देते हैं, यानी 1/10 के रूप में भी ऑप्शंस रखते हैं, या फिर इसी को बदलकर 0.1 सेकंड के रूप में रखते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा, इन्हीं को जो है बदला हुआ रूप है, 0.1 सेकंड जो है आपके मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 67वां क्वेश्चन। विद्युत का एक कुचालक है। ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स ऐसा कौन सा तत्व है जो आपके विद्युत के सुचालक है? सुचालक यानी विद्युत का चालन करता है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है फ्रेंड्स आपके कार्बन के शुद्ध रूपों में से एक रूप है जो आपके विद्युत का सुचालक होता है, जो फ्रेंड्स आप पेंसिल में यूज करते हुए पढ़े होंगे सवाल कि लेड पेंसिल में जो है आपके ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 71वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में एक रक्त एकत्रित करती है? ऐसा कौन सी नस है शरीर में जो आपके पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को एकत्रित करती है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर वेना कोवा। सुपीरियर वेना कोवा नाम की एक नस है फ्रेंड्स जो आपके पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को एकत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 72वां क्वेश्चन। एक अणुओं का समूह जो आवेश यानी चार्ज को लेकर चलता है उसे क्या कहा जाता है, या फिर किस नाम से जाना जाता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुपरमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपरमाणु आयन कहते हैं। एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर के चलता है उसे क्या कहेंगे? तो बहुपरमाणु आयन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 74वां क्वेश्चन। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, मोल बराबर आपके एक सूत्र होते हैं। मोल बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं मोल ज्ञात करने से संबंधित, वो होते हैं आपके भार, तत्व का भार अपॉन अनुभार, यानी जो आपको अणु दिए जाएंगे फ्रेंड्स उनका भार। ध्यान रखिएगा, आपके भार होते हैं और नीचे अनुभार होते हैं, ये आपके मोल बराबर आपके सूत्र होते हैं। तो आपके जो भार कितने दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपके भार दिए गए हैं आपके 64 ग्राम, और
अनुभार कितना है, यानी अणु कौन से अणु है हमारे, हीलियम अणु है। और हीलियम अणु का भार कितना होता है, तो हीलियम अणु का भार जो होता है फ्रेंड्स आपके 64 4 होते हैं। और इन्हीं 4 को जब इससे 64 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो आपके निकल के आ जाएंगे 16 निकल के आ जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 16 मोल हो जाएंगे। कभी कभी फ्रेंड्स आपको एग्जाम पे जो है ये 64 ग्राम जो दिया गया है आपको कहीं कहीं केजी में दिए रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा आपको ये ग्राम जो होंगे ग्राम में होने चाहिए, ये ऊपर के जो भार होंगे आपके ग्राम पे होने चाहिए। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको द्रव्यमान केजी में दिए गए हैं या फिर ग्राम पे दिए गए हैं, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। मोल बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं भार अपन अनुभार। अगला क्वेश्चन से हमारा 81वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके साइंस से संबंधित। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 83वां क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी केसुरुकी की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी केसुरुकी की विशेषता नहीं है, इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवसायी समिति। व्यवसायी समिति जो है आपके केसुरुकी से संबंधित नहीं है। बाकी जो है फ्रेंड्स पृष्ठरज्जु केसुरुकी जीव से संबंधित है, आंतरिक कंकाल ये भी आपके केसुरुकी से संबंधित है, और द्विविभागीय समिति ये जो आपके केसुरुकी से संबंधित है। ये केसुरुकी जो है फ्रेंड्स एक प्रकार के आपके जलीय जीव हैं, ध्यान रखिएगा इनके संबंध में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 88वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके गतिज ऊर्जा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो पढ़िए फ्रेंड्स एक एक करके। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल गलत है, यही हमें राइट आंसर प्राप्त हो गया है। क्योंकि फ्रेंड्स कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसमें निहित ऊर्जा जो होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा कभी नहीं होगी। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए। इनके अलावा फ्रेंड्स सही आंसर जान लेते हैं एक बार और। यह वस्तु की गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, सही बात है। वस्तु गति अवस्था में है तो इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होगी आपकी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा की गणना के लिए के यानी काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं फ्रेंड्स हाफ mv² के द्वारा की जाती है, ये बात सही है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से एक आपको सूत्र की जानकारी मिलती है, गतिज ऊर्जा बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं हाफ mv²। अगला है गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी आपके सही कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 89वां क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में होते हैं, विद्युत परिपथ जो फ्रेंड्स आपके निर्माण किया जाता है, इस तरह से चौकोर आकार के बल्ब लगा दिए जाते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत घटक होते हैं, संयोजी तार होते हैं, सेल यानी कि बैटरी होते हैं, और प्लग कुंजी है। इन्हीं के माध्यम से जो है आपके विद्युत परिपथ का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें 4 चीज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 93वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके फिजिक्स से संबंधित। पूछा गया था आपका भार का एसआई मात्रक यानी एसआई इकाई किसके बराबर होता है, भार की एसआई इकाई और किसकी इकाई के बराबर होते हैं, तो राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बल के बराबर होते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है भार के बराबर आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, भार यानी W बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान इंटू गुरुत्वजनित त्वरण, W बराबर mg ये आपके फॉर्मूला होते हैं ये। जबकि बल बराबर फॉर्मूला होते हैं आपके F बराबर जो होते हैं आपके द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इनमें से देखिए फ्रेंड्स ये आपके वस्तुओं का त्वरण होते हैं और ये आपके जो है गुरुत्वजनित त्वरण है। हालांकि तो आखिर दोनों है ही त्वरण, और ये m द्रव्यमान यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, दोनों में ही सिर्फ अगर इसका मात्रक निर्माण करें फ्रेंड्स तो इनके मात्रक निकल के आएंगे आपके kg इंटू आपके गुरुत्वजनित त्वरण के मात्रक हो जाएंगे आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इन्हीं को जो फ्रेंड्स आपके kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं, जो आपके दोनों पे सेम आएंगे क्योंकि इनके भी आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण प्राप्त होंगे और इनके भी आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण प्राप्त होंगे। इसी वजह से फ्रेंड्स आपके दोनों जो है इनके एसआई मात्रक और बल के एसआई मात्रक बराबर प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 97वां क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपके डैश का केवल परिणाम है दिशा नहीं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स जिनमें केवल परिणाम होते हैं और दिशा नहीं होते हैं, तो राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कार्य जो है फ्रेंड्स इसमें केवल परिमाण होते हैं बल्कि दिशा नहीं होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आप इसमें कह सकते हैं कि कार्य आपके अदिश राशि हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे इन्हीं 97वां क्वेश्चन से हमारे 100 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ, जो फ्रेंड्स हमने करीब 25 क्वेश्चन के करीब सेशन में कवर किया। और फ्रेंड्स जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है,
तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।